नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा की बात करेंगे। पहले हरियाणा के बॉर्डर जो दिल्ली से लगते हैं वहां पर किसान जमे हैं। किसानों का संघर्ष 27 दिनों से जारी है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वह केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता का रास्ता नहीं बन रहा है। बात करेंगे हरियाणा निकाय चुनाव की, जो इस वक्त वहां घमासान मचा है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर उसका घमासान अपने चरम पर है। सोनीपत, पंचकुला और अंबाला नगर निगम के साथ रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के लिए चुनावी प्रचार का शोर लगातार बढ़ रहा है। सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना में नगर पालिका के चेयर के लिए भी जंग तेज हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी जहां अपने संबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनेलो ने चुनाव से दूरी बना ली है। जननायक जनता पार्टी और बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाने के लिए सीएम मनोहर लाल और जेजेपी इकाई ने जहां पूरी ताकत लगा दी है, वही दुष्यंत चौटाला अभी ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दिग्गज नेता प्रचार की कमान संभाले हुए। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में हो रहे निकाय चुनाव प्रदेश की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी तो पूरे देश में मैसेज जाएगा कि प्रदेश की जनता कृषि कानूनों के खिलाफ है। लेकिन अगर गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहा तो सरकार इस जीत को जनता के बीच में प्रचार के तौर पर इस्तेमाल कर किसान आंदोलन के खिलाफ माहौल बना सकती है। वही कांग्रेस के लिए भी चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि बड़ौदा की सीट के बाद कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि यह जनादेश सरकार के खिलाफ था, लेकिन शहरी क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ अच्छी मानी जाती रही है। पिछले निगम चुनाव इसके उदाहरण हैं। दूसरी तरफ सोनीपत में कांग्रेस के नगर निगम प्रत्याशी निखिल मदान के प्रचार के दौरान कुछ बच्चे प्रचार सामग्री के साथ प्रचार करते दिखे, जो सवालों को जन्म देता है। गठबंधन की बात करें, गठबंधन के फॉर्मूले के तहत बीजेपी ने तीनों नगर निगम सोनीपत, पंचकुला और अंबाला के मेयर पद पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इसके अलावा बीजेपी ने रेवाड़ी नगर परिषद और सांपला नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए भी चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारा है। वह जननायक जनता पार्टी धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए मैदान में है। कांग्रेस तीनों नगर निगम के मेयर सीट के अलावा रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव संबल पर लड़ रही है, जबकि वार्ड पार्षदों के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नहीं दिए हैं। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं दिए हैं। धारूहेड़ा, उकलाना और सांपला नगर परिषद में अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे हो रहा है। लेकिन इन चुनाव को लेकर खबर फास्ट के कुछ सवाल हैं। कमल और चाबी में तालमेल कितना नजर आ रहा है इस चुनाव में, ये बड़ा सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे। दूसरा ये सवाल कि क्या संबल के सहारे कांग्रेस की नैया पार होगी, क्योंकि पिछले निगम चुनाव में कांग्रेस संबल पर नहीं लड़ी तो वहां उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। इनेलो का बहिष्कार किसको करेगा पार? इंडियन नेशनल लोकदल जो है इस चुनाव को नहीं लड़ रही है। पिछली बार इनेलो ने चुनाव लड़ा था, गठबंधन में चुनाव लड़ा था बीएसपी के साथ, लेकिन बहुत बेहतर परफॉर्मेंस इंडियन नेशनल लोकदल की और बीएसपी की नहीं थी। निर्दलियों का दम किसको करेगा बेदम, क्योंकि कुछ निर्दलीय इस चुनाव में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वो किस पर असर डाल सकते हैं। और सबसे अहम सवाल ये कि किसान आंदोलन का असर इन चुनाव पर कितना पड़ेगा, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले ग्राफिक्स पर एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से बड़े चेहरे इस निकाय चुनाव में मैदान में हैं। अंबाला की बात करें कि बीजेपी से मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा हैं। अंबाला से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी मीना अग्रवाल हैं। पंचकुला से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी उपिंदर कौर आहलूवालिया हैं। पंचकुला से बीजेपी मेयर प्रत्याशी कुलभूषण गोयल हैं। सोनीपत से बीजेपी मेयर प्रत्याशी ललित बत्रा हैं। सोनीपत से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी निखिल मदान हैं। रेवाड़ी से बीजेपी नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी पूनम यादव हैं। रेवाड़ी से कांग्रेस नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी विक्रम यादव हैं। तो चर्चा हम करेंगे, कुछ सवाल जो हमने आपको बताया उन पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। मेरे साथ रमेश बामल है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बामल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदेश कटारिया है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। सुदेश कटारिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चंचल नांदल है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। चंचल नांदल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों को स्क्रीन पर एक बार लेकर आया जाए ताकि चर्चा को आगे बढ़ाएं। और
सुदेश कटारिया हमारे साथ जुड़े हुए, रमेश बामल जी राणा ओबरे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज की चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज की अगर तारीख की बात करें तो 22 तारीख हो चुकी है और 27 तारीख को मतदान होना है। उस 27 तारीख के और 22 के बीच में 5 दिन का वक्त बाकी है। इन 5 दिनों में किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, उसका क्या असर 27 तारीख को पड़ेगा, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल हमने आपको बताया कि एक तरफ हरियाणा की बात कर ले, पंजाब की बात करें या फिर दिल्ली के आसपास का जो इलाका है वो इस वक्त किसान आंदोलन के चलते कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। लेकिन इस किसान आंदोलन का हरियाणा के इन चुनाव में क्या असर पड़ेगा, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एक सवाल सभी मेहमानों से लूंगा मैं कि इस चुनाव में किस तरीके की परिस्थितियां नजर आ रही हैं और इस चुनाव में जो गठबंधन है वो किस तरीके से चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव अभियान किस प्रकार से चल रहा है। मैं पहले बामल साहब आपके पास आऊंगा। कांग्रेस पार्टी सिंबल पर इस बार चुनाव लड़ रही है और सिंबल पर पहले का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने नहीं लड़ा था पिछले निगम चुनाव में। क्या आपको लगता है कि पिछला निगम चुनाव से आप लोगों को सबक लेकर इस बार ये चुनाव लड़ना पड़ा? अगर पिछली बार लड़ लेते सिंबल पर तो शायद परिस्थितियां कुछ और हो सकती थी। बिल्कुल शमशेर जी ठीक कह रहे हो। और जो कांग्रेस हाईकमान ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया पार्टी सिंबल पर अपने कैंडिडेट खड़ा करने का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। परिस्थितियां वैसे भी चेंज हो गई हैं। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। अभी आप पंचकूला में देखिए कि इलेक्शन ही नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं करने दिया। जो हमारे जो ये उपिंदर अहलूवालिया जी हैं, ये बहुत ही ऑनेस्ट मेहनती हमारे जो मेयर पद के लिए हैं और उन्होंने बहुत विकास किया। जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे और चौधरी चंद्रमोहन जी उप मुख्यमंत्री थे तो पंचकूला ने एक रिमार्केबल तरक्की की थी विकास के मामले में। लेकिन पिछले 6-7 साल में जिस तरह से बंटाधार हुआ देश में, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसान आंदोलन है, चारों तरफ आप देखिए लूट मार डकैती बलात्कार, इतनी वृद्धि हुई है कि शासन नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि ये बहुत लंबा इशू बन जाएगा बहस का यदि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि विकास नाम की कोई चीज नहीं है। ये मुद्दा जो किसान है, जो देश का एक स्तंभ है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ बेइंसाफी हो रही है। कंज्यूमर के साथ बेइंसाफी हो रही है, मजदूर के साथ बेइंसाफी हो रही है और व्यापारी वर्ग के साथ हो रही है। आज का जो मुद्दा है कि हम दो हमारे दो, आपने कभी सुना होगा शमशेर जी, एक नारा हुआ करता, हम दो हमारे दो। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी में हम दो अमित शाह और मोदी जी हैं और हमारे दो अंबानी और अंडानी जी हैं, जिससे देश को बेच दिया है, बर्बाद कर दिया है। और ये इलेक्शन इसी का एक विशेष मुद्दा रहेगा। और कांग्रेस है जो बहुत अच्छे बहुमत ठीक है, से इस पर बातचीत करेंगे। रमेश बामल जी इस पर भी बातचीत करेंगे, इसका असर क्या पड़ेगा इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है। कटारिया साहब थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। कटारिया साहब, मुस्कान जो इस वक्त आपकी नजर आ रही है, कितना इसमें कॉन्फिडेंस आपको नजर आता है? क्योंकि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और इस गठबंधन चुनाव में परीक्षा गठबंधन की भी है। और इस गठबंधन में देख पा रहा हूं कि जननायक जनता पार्टी के कुछ चेहरे तो मैदान में नजर आते हैं प्रचार के दौरान, खुद मुख्यमंत्री भी नजर आते हैं, पर डिप्टी सीएम अभी नहीं नजर आए। बहुत गंभीर तरीके से चुनाव को अभी तक उन्होंने प्रचार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया है, प्रचार में दिखे नहीं है। कितना आसान मानकर चल रहे हैं आप इन चुनाव को, निकाय चुनाव को? देखिए शमशेर, जिस प्रकार से चुनाव की तारीख घोषित हुई और भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी जिस प्रकार से गठबंधन के रूप में चुनाव मैदान में है, बामल जी ने अभी बताया कि बेरोजगारी चरम पर है, किसानों का मुद्दा चला हुआ है। सबसे पहले तो मैं बामल जी को बता दूं शमशेर, एक मिनट में मेरे साथ राणा ओबरे भी जुड़ गए, मैं स्वागत कर लेता हूँ राणा साहब का। राणा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ पत्रकार है राणा साहब जी। हाँ जी कटारिया साहब, बात पूरी करें। पार्टी विकास के नाम पर चुनाव मैदान में, हाँ, जिस प्रकार से लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत पिछले नगर निगम के जो चुनाव हुए उनमें 3 शब्द जिस प्रकार से कांग्रेस का हुआ, उसी तर्ज पर हरियाणा के प्रदेश में जहाँ 3 जगह चुनाव है, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत निगम चुनाव, सोनीपत, तीनों जगह जहाँ ललित बत्रावी हमारे प्रत्याशी है। तीनों के तीनों प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है। ललित बत्रा ने पहले चुनाव लड़ा, अंबाला से हमारे जो मंत्रा शर्मा जी
व्यक्ति हैं और जो उनके हस्बैंड हैं वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर भी रहे हैं और उन्होंने भी अम्बाला से चुनाव लड़ा है। कुलभूषण जी जो पंचकुला से, उन्होंने भी पंचकुला से चुनाव लड़ा है और बहुत वरिष्ठतम व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में है। जिस प्रकार से बामल जी ने कहा कि सर, जननायक जनता पार्टी भी आपके साथ है, जननायक जनता पार्टी भी आपके साथ है। लेकिन एक मिनट मैं कटारिया साहब, मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों का ही कहीं ना कहीं इसमें हित नजर आता होगा कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े, गंभीरता से चुनाव लड़े। आप करें भाजपा बल की ताकत के साथ मैदान में है, तो क्या जेजेपी ताकत के साथ नहीं है? वो मैंने कहा गठबंधन के चुनाव मैदान में है। हाँ। वो तो भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी गठबंधन के चुनाव मैदान में जिस प्रकार से ईमानदारी से पिछले 6 साल से माननीय मनोहर लाल जी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने मिलकर ईमानदारी से काम किया। उस ईमानदारी के नाम पर और विकास के नाम पर हम चुनाव मैदान में, जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में पर्ची और खर्च की सरकार होती थी और लोग सरकारी नौकरियों की सरेआम बोलियां लगाई जाया करते थे, हमने 1 लाख सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर थी। पूरे हरियाणा प्रदेश में इस बात का माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का डंका है। इन्होंने अभी किसानों की बात की। किसानों की अगर मैं बात करूं संस्कृति, तो दक्षिण हरियाणा का किसान तो बिजली और पानी के लिए प्रताड़ित नहीं, ठीक है कटारिया साहब, किसानों को लेकर अभी बात हम करेंगे। मैंने तो अभी तो देखिए पूरी चर्चा, अभी देखिए मुझे एक सवाल लेना है। देखिए सबको बराबर वक्त देना है कटारिया साहब, सबको बराबर वक्त देना है। देखिए ऐसे नहीं चलेगा। नहीं सुदेश कटारिया जी, मैं किसान आंदोलन पे बात करूंगा, लेकिन पहले आपके दम की बात कर रहा हूं। किसान आंदोलन पे बात भी करेंगे, लेकिन सबसे कमेंट तो ले लूं। सबका बराबर का अधिकार है बात करने का, ये लोकतंत्र है और हमें संविधान इस बात की इजाजत देता है। ठीक है कटारिया साहब, आ रहा हूं, आऊंगा मैं एक कमेंट लेता हूं। नांदल साहब मेरे साथ जुड़े हुए। नांदल साहब, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का संबल पर चुनाव लड़ना पिछली बार के मुकाबले इस बार संबल पर है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और शहरी क्षेत्र में ये चुनाव है। ज्यादातर बड़े शहरों की बात हम कर रहे हैं तो उस शहरी क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ अच्छी खासी मानी जाती है। लेकिन हमने बड़ौदा का चुनाव देखा, उपचुनाव, और उससे पहले निगम के चुनाव देखे हमने। 5 निगमों के चुनाव जिस तरह से हुए थे, कैसे आप इस चुनाव को देख पा रहे हैं? संबल पर आना कांग्रेस का, गठबंधन का मैदान में आना, क्या लग रहा है आपको? देखिए शमशेर जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जो पिछला नगर निगम चुनाव था जी, कुछ डिस्ट्रिक्ट में 4-5 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जी, उस टाइम अशोक तंवर कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि भाई हम नगर निगम चुनाव सिंबल पे लड़ना चाहते हैं जी, कहा था। 5 जगह वो चुनाव हुआ था, जिसमें करनाल, पानीपत, रोहतक, गुड़गांवा और एक और जिला था। तो वहां पे अशोक तंवर ने कहा था सिंबल पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम कांग्रेस में जबरदस्त खींचतान थी भूपेंद्र हुड्डा जी और तंवर में। उस टाइम भूपेंद्र हुड्डा के मन में ये बात आई कि अगर सिंबल पे कांग्रेस लड़ती है और किसी वजह से कांग्रेस 3 या 4 जगह या 5 जगह जीत जाती है, तो वहां पे फिर अध्यक्ष होते हुए तंवर का नाम चमक जाएगा और कहीं न कहीं तो दिक्कत आई। उन्होंने इसमें हाईकमांड को ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि भाई सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ना हमें। तो हमें आज तक हरियाणा में कभी भी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा है, इसलिए हम उसी परिपाटी पे चलते हुए सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसका फिर कांग्रेस को बड़ा भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट तो उठाए, लेकिन वो इंडिपेंडेंट थे, अलग अलग सिंबल्स पे लड़ रहे थे। हिसार भी उसमें था एक जगह, अलग अलग व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, तो उसमें कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे वो सब प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन वहां पे एक बम्पर जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की। अब उस हार से कांग्रेस ने सबक लिया है और अब की बार एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, एक प्रैक्टिकल के तौर पे, हालांकि वार्ड में इन्होंने कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो उतारे हैं वार्डों में भी, कांग्रेस ने नहीं उतारे हैं। और सिर्फ मेयर के और रेवाड़ी में जो परिषद के अध्यक्ष है उसका चुनाव लड़ रहे हैं। नगर पालिका में भी नहीं लड़ रही है कांग्रेस, ना सापला में, ना दारूहेड़ा में, ना उकलाना में जी। तो एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने ये अपने कैंडिडेट उतारे हैं सिंबल पे, क्योंकि इलेक्शन जो है नगर परिषद का या नगर निगम का अगर हम बात करें तो एक तरह से एमएलए से बड़ा एरिया हो जाता है निगम का जो एरिया है, क्योंकि उसमें कुछ गांव वगैरह जुड़ जाते हैं जो कि एक एमएलए के चुनाव से बड़ा एरिया साबित होता है। जैसे अन्य और जो इससे पहले निगम के चुनाव है, हिसार है, रोहतक है, गुड़गांव है, उनमें मेयर का एरिया
एमएलए से ज्यादा बड़ा है जी बिल्कुल, तो उससे एक बड़ा इलेक्शन माना जाता है। तो अब शहरी की अगर हम बात करें तो शहर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का ही वर्चस्व है, क्योंकि शहरी वोटर में जो तकरीबन 22 के करीब ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरियाणा में जहां पे शहरी वोटर है और वहां कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है, लेकिन कांग्रेस का ज्यादा रहा है। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो अगर हम जेजेपी की बात करें तो जेजेपी का, इनलो का या अन्य किसी पार्टी का इन शहरी क्षेत्रों में कोई वजूद नहीं है, चाहे उनके सुप्रीमो आए प्रचार करे नहीं करे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि जो बड़ौदा चुनाव था उसमें दुष्यंत चौटाला लास्ट के 1-2 दिनों में आए थे, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि अगर वो फर्क पड़ता तो दिखता आप लोगों को जो बड़ौदा में हुआ है जी। तो मेरा मानना इसमें ये है कि इसमें जितनी भी आपकी पालिकाएं या नगर निगम है इनमें कांटे की टक्कर जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच रहनी है जी। और इसमें देखना ये होगा कि लास्ट के 1-2 दिनों में चुनाव में जो होता है, हालांकि जो चुनाव इस तरह के इसमें स्थानीय मुद्दे आ भी रहेंगे, लेकिन जो अगर हम बात करते हैं जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, तीनों जगह किसान बैठे हुए हैं, किसानों से जुड़ा हुआ है। पंजाब का एरिया लगता है, इधर बॉर्डर पे सिंगू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, बिल्कुल सोनीपत के दहलीज पे किसान बैठे हैं और उधर चुनाव होने लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो किसान का मुद्दा है ये उठेगा और ये बात हर भाषण में नेता भी कह रहे हैं और कहेगी भी, कांग्रेस की तरफ से तो जरूर कही जाएगी, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहती है किसी भी कीमत पे। और भारतीय जनता पार्टी के जो आ रहे हैं जो स्टार प्रचारक हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं किसानों की एक पॉजिटिव तरीके से बात रखी जाए। तो सबसे कुल मिला के इसमें यह है कि कांटे का मुकाबला रहने वाला है। हाँ। और जेजेपी का कहीं ज्यादा वजूद रहने वाला नहीं है निगमों में। 2% में जेजेपी लड़ रही है, दारूहेड़ा और उकलाना। बिल्कुल, ये वहाँ जी वहाँ देखने को मिला कि वहाँ पे जो है कैंडिडेट जो है कांग्रेस ने नहीं उठा रखे हैं, वहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। सापला में भी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जरूर है। बिल्कुल, लेकिन वहां पर आशीर्वाद तो कांग्रेस पार्टी किसी न किसी को दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूछूंगा आपसे नंदल साहब, और वहां पर जननायक जनता पार्टी के परफॉर्मेंस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जो दावा कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला कि मैं कृषि कानूनों में अगर एमएसपी खत्म होती है तो फिर मैं अपनी तरफ से एक बड़ा फैसला लूंगा, लगातार वो कहते आए। एमएसपी खत्म नहीं होगी, खत्म होगी तो फिर उसके चलते दुष्यंत चौटाला बहुत बार एक बड़ा एक चीज मैं कहना चाहूंगा शमशेर, सिर्फ 1 मिनट के लिए। बिल्कुल, जो ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है और धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, इसके बाद कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की और जेजेपी की छवि पे बहुत बुरा असर पड़ा है और ये असर हो सकता है कि निकाय चुनाव में झेलने को मिल जाए उनको। बिल्कुल, ये दो, क्योंकि हर जगह अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जेजेपी को भी एक तरीके से जेजेपी को ज्यादा बड़ा झटका लग रहा है। इस मामले में जेजेपी की बदनामी ज्यादा हो रही है। अगर हम सोशल मीडिया या अन्य कहीं भी किसी भी नेता की बात सुनते हैं, किसान नेता की, तो उनके मुंह से निकल रहा है कि भाई कम से कम जेजेपी जो कि किसानों की पार्टी है उसको तो कम से कम, क्योंकि देवीलाल के वंशज है, उनको तो कम से कम आगे आना चाहिए था इस बात को लेके। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं नादल साहब की जो बीजेपी का वोट बैंक है या बीजेपी की छवि, उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन इस किसान आंदोलन से जननायक जनता पार्टी को जरूर नुकसान हो रहा है। और इसका रिजल्ट क्या रहेगा इन 2 पालिकाओं में जहां जननायक जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए उतारे हैं, उस पर देखना पड़ेगा क्या होगा। मैं राणा ओबराय जी सवाल होना, राणा ओबराय साहब आपसे कमेंट चाहेंगे। निगम निकाय चुनाव इस वक्त चल रहा है, 3 निगमों की, 1 नगर परिषद और 3 जो पालिका चुनाव हैं, ये बहुत कुछ तय करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको क्या परिस्थिति नजर आती है? इन सब सीटों पर आप क्या अपना जो एक नजरिया है वो रखेंगे जनता के सामने, खबरफास्ट के दर्शकों के सामने, कि ये क्या तस्वीर बना रहा है इस चुनाव में क्या तस्वीर आपको बनती हुई नजर आ रही है? शमशेर जी, किसान आंदोलन जो है सत्तारूढ़ पार्टी को, जेजेपी गठबंधन को परेशान कर रहा है और करता रहेगा जब तक इसका हल नहीं निकलता। कुछ दिन रह गए हैं चुनाव में और अभी भी अगर इन्होंने किसान आंदोलन को खत्म नहीं किया, करवाया, तो इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। शमशेर जी,
हम पीछे बात करते थे जब बड़ौदा चुनाव था, बिल्कुल। तो बड़ौदा चुनाव में भी हम यही बात कहते थे हाँ। कि ये किसान आंदोलन जो है सरकार के ऊपर भारी पड़ रहा है, पर उस समय सरकार इसको बड़ा हल्के में लेती थी। एक चीज और मैं ऐड करूंगा इसमें राणा साहब कि जब हम बात भी करते थे, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति के जानकार लोग जब कहते थे बीजेपी से कि आप लोगों के लिए किसान आंदोलन जो है नुकसानदायक साबित होगा, लेकिन तब ये कहते थे नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ से आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो फिर कहा कि नहीं, ये विधानसभा का जो चुनाव था इसमें किसान आंदोलन मुद्दा नहीं रहा। ये चीजें देखने को मिली। ये नहीं, हाँ। ये जो जैसे अपनी गलती पे पर्दा डालने की बात करते हैं, वो इनका वो प्रयास था, उस प्रयास में भी ये सफल नहीं हुए। ये तो ये कहते थे बड़ौदा चुनाव में कि हम जीतते हैं, मतलब ये हारे हुए भी अपने आप को जीते हैं। वो कैसे जीते हैं, हमने बात करी थी इनके नेताओं मंत्रियों से, तो कहने लगे जी हमें पहले से ज्यादा चुनाव वोट मिले हैं। पहले इनको 38,000 के आसपास वोट मिले थे, और अब इनको लगभग 55-60 हजार के पास जितने भी है, 50,000 जी, 50 प्लस जी, तो वो वोट मिले हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे को तो पहले से ज्यादा मिले हैं। भाई अब आपका अलायंस था, अलायंस में उस समय मिला के 70,000 वोट बनते थे, आप तो 10 से 15 हजार वोट नीचे रह गए, तो जीत किस बात की हुई? और आपकी सरकार है, जब सरकार भी जो थी, चुनाव जब होता है तो कार्यकारी सरकार होती है, वो कन्फर्म सरकार नहीं होती है, तो उसमें भी आप के 70,000 वोट आए, और अब आपके 10,000 15,000 कम आए हैं, तो जीत कहाँ से हुई? तो ये तो सिर्फ पर्दा डालने की बात है। अब हम बात करें निकाय चुनाव की, शमशेर जी बड़ा सीधा सा है। आज भी मेरी किसी मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार से बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन अच्छी है। ऐसा नहीं है, सोनीपत के अंदर कांटे की टक्कर है, और मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो आज भी उनसे 2-3% आगे है, लोकप्रियता में भी और वोट लेने के हिसाब से भी। हो सकता है कि आने वाले 4 दिनों में ये अपनी स्थिति बेहतर कर ले। आज की स्थिति में कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो भारी पड़ता हुआ बीजेपी के प्रत्याशी के ऊपर नजर आ रहा है। रही बात अंबाला की, अंबाला के अंदर तो आप ये मानो कि बीजेपी अपनी पोजीशन को बिल्कुल कमजोर मानती है, खुद मानती है, और आज आपको लेटेस्ट न्यूज शाम को पता लगी होगी, लगभग घंटा डेढ़ पहले मुख्यमंत्री के काफिलों को रोका गया है, बहुत परेशान किया गया है किसानों द्वारा, लाठी डंडे भी हुए हैं, गाड़ियों पर लाठियां बरसाई गई। हाँ, जी। और ये अंबाला के अंदर स्थिति बहुत खराब है, और इसका क्योंकि मेयर के चुनाव के अंदर आसपास के गांव पड़ आ जाते हैं, और हम शमशेर जी इस बात को नहीं भूल सकते कि अब जो शहरों में लोग रह रहे हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए भी ज्यादा लोग हैं। जो नई कॉलोनियां कटी हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, और वो किसान हैं, उनका इस समय वोट है शहरों में। तो किसानों के साथ अगर कुछ उनको लगता है कि गलत हो रहा है, तो मैं नहीं मानता, क्योंकि वो किसी भी तरीके से बीजेपी प्रत्याशी, जेजेपी प्रत्याशी को वोट देंगे। और ये किसान आंदोलन जो है इनके लिए खतरनाक है, नुकसानदायक है। अब हम बात करें अगर पंचकुला की, पंचकुला में उपेंद्र कौर जो है वो पहले भी मेयर रह चुकी है, उसका एक अपना पर्सनल वजूद भी है। कुलभूषण जो है वो पार्षद रहे हैं, 2 बार 3 बार रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं है, पर पूरे पार्षद हैं, तो उसका भी उनको फायदा होएगा। पर इस बार मतलब मुकाबला कड़ा है, और कड़ा होने के साथ साथ जो कांग्रेस के किसान आंदोलन है वो इनको नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप कह रहे थे कि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला नहीं दिख रहे, आपको पीछे सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिला, हमारी रिपोर्ट भी आ रही थी कि इनको अपने गृह क्षेत्र सिरसा के अंदर अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जाने में बड़ी मुसीबत हो रही है, परेशानी हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं इनका। तो जब इतना विरोध हो रहा है, व्यक्तिगत तौर पे हो रहा है, मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है, मंत्रियों की गाड़ियों को रोका जा रहा है, एमएलए को घरों के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो ये सारे किसान हैं। और किसान के साथ साथ जो किसान का एक भी बच्चा अगर सरकारी नौकरी में है तो वो किसान ना, उसके माँ बाप जो सड़कों पे बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वो लगता है वो वोटर हैं,
कर्मचारी भी इस तरीके से इनसे अच्छा, एक दूर और होता राणा साहब, एक और इस बीच आपसे पूछूंगा, रेवाड़ी नगर परिषद की बात करेंगे, वहां पर राव इंद्रजीत का इसको गढ़ माना जाता है, वहां से वो सांसद भी हैं, उनका कितना प्रभाव आप देख पा रहे हैं, या कैप्टन भारी पड़ जाएंगे वहां? आप ये देखिए कि कल परसों में मुख्यमंत्री की वहाँ रैली हुई है, और रैली में जितनी भीड़ आनी चाहिए थी मेरे हिसाब से वो भीड़ उतनी नहीं थी। और कुछ सोशल मीडिया पे हमें दिखाया जा रहा था कि कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि हम आए किस लिए हुए। वो तो भीड़ जुटाने वाली बात थी, और वो चलो इनके कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, पर जो सोशल मीडिया पे दिखाया गया मैं वो बता रहा हूँ। वहाँ भी जो रैली हुई है उसका मकसद ही रेवाड़ी चुनाव है, पर आप ये मानना कि वहाँ भी मुकाबला ही देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि कैप्टन ग्रुप जो है वो भारी पड़ जाए और भाजपा को बड़ौदा चुनाव की तरह दिखते ना आ जाएं और कभी हार का मुंह ना देखना पड़े। बिल्कुल, इनको ये अभी सरकार 5 दिन है अपनी, हाँ, सरकार के 5 दिन सामने पड़े चुनौतियां कई हैं, ये मैं पूछूंगा सुदेश अभी कटियारे 5 दिन पड़े हैं। हाँ, शमशेर जी, अभी 5 दिन पड़े हैं। बीजेपी जेजेपी को, गठबंधन को पूरी लगन निष्ठा के साथ क्षेत्र में जाकर काम करना चाहिए। हो सकता है कि पासा बदल जाए, व्यक्तिगत तौर पे जो अपनी गलतियां हैं वो किसानों, क्योंकि ये चुनाव जो है मेयर का चुनाव छोटा भी नहीं है और ये छोटा भी है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ चुनाव होता है। तो ये जाके अगर व्यक्तिगत तौर पे सफाई दें या उनको आश्वासन दें कि हम आपके साथ हैं, किसी भी तरह से किसानों का विरोध, किसानों के साथ अनदेखी नहीं होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगा, तो हो सकता है इनके विश्वास के बाद जनता, मतदाता मान जाएं और इनका समर्थन करने लग जाएं। वो जो ये बात आपने कही कि विश्वास करने लग जाएं, और ये देखा हमने कि जो बड़ौदा का उपचुनाव हुआ उसमें शुरू में ऐसा नजर आ रहा था कि यहाँ पर हार जीत का अंतर काफी रहेगा, ऐसी बातें सामने आ रही थी, लेकिन उसके बाद पूरी टीम बीजेपी की एक तरह से पूरी इकाई मैदान में आ गई, तो उसका फायदा मिला बीजेपी को। हाँ, पिछले सप्ताह मैं बात कर रहा था परिवहन मंत्री हरियाणा से, तो मेरी वो कह रहे थे कि किसान को हम फायदा दे रहे हैं, मोदी सरकार, हरियाणा सरकार उनको फायदा पहुंचाना चाह रही है, वो लेना नहीं चाहते। तो मैंने उनसे कहा था कि मंत्री जी, मैंने एक पुराना कहावत के तौर पे कहा था कि किसी धक्के से किसी ब्राह्मण ने भी कोई खीर खाई है क्या? कोई धक्के से तो कोई, अगर आप उनको दे रहे हो धक्के से, वो नहीं लेना चाहते तो आप वापस ले लो, जब उनको जरूरत होगी आपसे मांग लेंगे, आप दे देना। तो धक्के से तो कोई चीज, कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, राणा ओबरा साहब कहते हैं। ठीक है, मैं बामल साहब के पास चलूंगा। नहीं हो सकती जी बामल साहब, दो चीजें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। एक तो मैंने देखा कि मदान साहब ने तो मैदान में छोटे छोटे बच्चे भी उतार दिए हैं। हमारे पास एक खबर सामने आई थी, 14 साल से कम उम्र के बच्चे हमने नजर आए, ग्राउंड पर देखा हमने। ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा आपको? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि संबल पर चुनाव लड़ने की जब बात हो रही थी पहले निगम चुनाव में, तब तो अशोक तंवर को सुना नहीं गया, लेकिन अब अशोक तंवर पार्टी में है नहीं, उनका अपना एक अलग, उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए हैं, तब में और अब में बदलाव क्यों है? और अब भी मैं देख रहा हूं कि आधे अधूरे मन से आप इस चुनाव में संबल पर हैं, आधे अधूरे मन से चुनाव संबल पर, सब जगह नहीं लड़ रहे आप संबल पर, पार्षद आपके चुनाव मैदान में संबल पर नहीं है। तो ये क्या सिर्फ आप लोगों ने एक, जैसे नांदल साहब करे, एक्सपेरिमेंट के तौर पर सब किया आपने? नहीं शमशेर जी, ऐसा कि ये पार्टी हाईकमान का डिसीजन था। मैं कांग्रेस कार्यालय में मैं भी बैठता हूँ, पंचकुला में रहता हूँ, मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ चंडीगढ़। तो हमारी वहाँ जब मीटिंग हो रही थी, जब पार्टी का डिसीजन ये था कि भी हम सभी जगह नहीं है, तो हमारे जो ये पंचकुला, सोनीपत और जो अम्बाला है, तो हम यहाँ से अपने पार्टी सिंबल पे इलेक्शन लड़ेंगे। ये पार्टी हाईकमान का ऊपर सेंटर से डिसीजन था। लेकिन रिपोर्ट तो आप लोगों ने दी होगी ना, वहां पे हम सिंबल पर चुनाव लड़े तो फायदा होगा, नहीं लड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा, ये तो आपने कहा ही होगा। ऐसे पार्टी की अपनी तरफ से अपने फैसले ले लेती है? ये नहीं जी, ये पार्टी का इंटरनल डिसीजन है शमशेर जी, इसके बारे में नहीं मैं कुछ कह सकता। ये पार्टी का डिसीजन था। रही बात इसकी जो इलेक्शन की है, जो पंचकुला का, जो अभी हमारे प्रदेश से कटारिया जी ने कहा, बाकी तो हमारे नांदल साहब ने और राणा जी ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो हमारे सुदेश जी कहते हैं कि हमारे कुलभूषण जी पंचकुला से टिकट उनको दिए, वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो पहले किसी और पार्टी में थे, शायद इनको अच्छी तरह पता नहीं है। वहां से उन एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा था उन्होंने, हार गए थे वो
उसके बाद वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए तो वो दल बदलू है। और उपेंद्र जी उन्होंने बहुत विकास किया, वो बहुत साफ स्वच्छ छवि की है जो उपेंद्र अहलूवालिया जी, पर्सनल रसूख बहुत है। और जैसे बड़ौदा में हुआ था वही यहाँ 2-3 मुद्दे, एक विकास का मुद्दा है और एक किसानों का मुद्दा, जो ठंड में किसान वहाँ बैठे हैं, कड़कड़ाती ठंड में, लोग तो घरों में बैठे नहीं रहा जा रहा। तो जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हुए हैं, जो देश का अन्नदाता है, तो ये जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी को, और इतना सबक देगी। और ये आगे आने वाले इलेक्शन के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का है जो ग्राफ, वो जो एक जुमले थे इनके कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो जुमलेबाजी पे अब लोग विश्वास नहीं करते हैं। शुरू में कहा था किसानों ने कि आप हमें एमएसपी दें, आप इसमें प्रावधान करें, आप नया कानून लेके आए, मंडी व्यवस्था ना खत्म करें, लेकिन इन्होंने किसानों की बात नहीं सुनी और उन पे लाठीचार्ज किए, मुकदमे दर्ज किए। अब जैसे दिल्ली में जाने से रोका गया, सड़कें डैमेज कर दी, 5-5 क्विंटल के पत्थर रखे गए रास्ता रोकने के लिए। अरे भैया डेमोक्रेसी। तो क्या रमेश बामल जी आप सिर्फ इस किसान आंदोलन के बलबूते चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था, देखिए बड़ौदा चुनाव की, देखिए मैं आपको बता दूं, बड़ौदा चुनाव में अगर किसान मुद्दा नहीं होता तो मेरी बात को अगर मैं गलत हूं तो नांदल साहब भी और राणा ओबराय जी से पूछूंगा, पहले फिर आपके पास आ रहा हूं। नांदल जी पहले आपसे, अगर किसानों का मुद्दा नहीं होता तो आपको लगता है कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाती? देखिए ऐसा है, बिल्कुल ये आपकी शमशेर जी बात सही है, क्योंकि जब बड़ौदा उपचुनाव था वहां भी उस टाइम से भी किसान का मुद्दा हावी था और किसानों को लेके चुनाव में बहुत सारी बातें हुई थी। उस टाइम ये चुनाव जब चल रहा था तो किसान पूरा जो ये NH8 है, चंडीगढ़ हाईवे है, यहाँ पूरा प्रदर्शन और सब चीजें हो रही थी। और आप देखिए कि अगर आप इतिहास में जाएंगे शमशेर जी, और बाकी प्रवक्ता भी मेरे साथ है, उनको मेरे से ज्यादा पता होगा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस अध्यक्ष होते थे तब एक किसानों को लेके उन्होंने पूरा हरियाणा की पैदल मार्च किया था किसानों के मुद्दों को लेके। और उस टाइम जो है किसान के मुद्दे को लेके ही कांग्रेस सत्ता में आई थी जी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, किसानों को लेके ही आप देखिए बड़ौदा उपचुनाव हुआ। अगर बड़ौदा उपचुनाव सत्ता में होते हुए, सत्ता में जो पार्टी होती है उपचुनाव हारती नहीं है, बहुत कम ऐसा हुआ है कि सत्ता में रहते हुए उपचुनाव हारा हो किसी पार्टी ने। ये किसान का मुद्दा ही था। और ये जो अभी राणा जी ने बोला कि गाँव का एरिया सारे निगमों में लगता है, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि मैं रोहतक का एक उदाहरण दूंगा कि रोहतक में तकरीबन जो टोटल वोट थी उसके 44,000 वोट गाँव के एरिया के लगते थे। और 44,000 वोट एक अहम निर्णायक वोट होते हैं किसी भी चुनाव में जी। और राणा जी ने बताया कि जो जितने भी निगम हैं जहाँ चुनाव हो रहा है वहां पे तकरीबन 8 से 10 या 15 तकरीबन गांव हर निगम में लगे हुए हैं। और गांव में क्या मैं बोलता हूं कि जो शहर में भी जो आदमी रह रहे हैं 50% लोग गांव से आगे रहते हैं, और चाहे वो सेक्टरों में रह रहे हैं, विकसित कॉलोनी में रह रहे हैं, चाहे वो अविकसित कॉलोनी में रह रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं किसान से नाता है। और दूसरी एक अहम बात इस किसान आंदोलन में शमशेर जी ये है कि इस चुनाव में तकरीबन संगठनों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। आप देखिए जितने व्यापारी संगठन है, मंडी एसोसिएशन है, अन्य कोई संगठन है, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, आप देखेंगे कि इन धरनों पे जा जाके वो बैठ के उनको समर्थन दे रहे हैं। और जब एक गांव से निकल के या शहर से निकल के एक संगठन जाता है तो वो अपने गांव से निकलता है तो बता के जाता है कि मैं किसान आंदोलन में जा रहा हूँ, तो उसका असर देखिए कितना है। दूसरा एक अहम चीज हो शमशेर जी, मैं यहाँ बताऊंगा आपको, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी हावी रहती थी, कोई भी चुनाव होता था, लेकिन अब किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी बिछड़ चुकी है सोशल मीडिया पे। और लोगों ने जो चैनल मतलब चैनलों की बात करें वहां भी किसान आंदोलन हावी है, मीडिया में किसान आंदोलन हावी है। कल का ही मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, ये अखबार में आया हुआ था कि जो गोभी है जब किसान से खरीदी जाती है तो 5 रुपए किलो खरीदी जाती है और जब बिकती है तो 5 गुना ज्यादा भाव हो जाता है उसका। तो आप देखिए ये सारी बातें निकल के आ रही है अब, तो ये बातें आम आदमी पे भी इफेक्ट डाल रही है, क्योंकि जो किसान एक्ट में जमाखोरी का कानून है उसमें किसान नहीं आम आदमी के ऊपर भी उसका उल्टा असर पड़ने वाला है।
तो ये सारी बातें खुल के लोगों के बीच में आ चुकी है, चाहे वो कैसा ही वोटर है, आम वोटर है या बिजनेसमैन है या कर्मचारी है, तो किसान आंदोलन से अब तकरीबन हर आदमी जुड़ चुका है। उसका असर पड़ता नजर आता है जी। है हाँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट, किसान आंदोलन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। और यही मैं पूछना चाह रहा था बामल जी से। राणा ओबराय जी, आपसे भी कमेंट लूंगा, फिर मैं रमेश बामल जी के पास जाऊंगा। कटारिया साहब आपके पास भी आ रहा हूं, थोड़ा सा बात को एक बार स्पष्ट कर लेते हैं। मैंने ये कहा कि जो बड़ौदा का चुनाव, राणा साहब, बड़ौदा उपचुनाव हुआ, उसमें अगर किसान आंदोलन मुद्दा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि यहां से कांग्रेस पार्टी लीड कर पाती, चुनाव जीत पाती। ऐसे है शमशेर जी कि किसान आंदोलन तो एक वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है, पर हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ साथ कर्मचारियों को भी बहुत बुरी तरह से नाराज कर रखा था। पीटीआई आंदोलन कर रहे थे, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे। तो कर्मचारियों को, प्रदेश के अंदर कर्मचारियों और किसानों को जितने भी अनदेखी की है, उसका हल यही हुआ है जो बड़ौदा उपचुनाव में देखने को मिला। आप ये मान के चलो कि आप, राणा साहब थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है कोई दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत आ रहा हो आपके पास, उसको थोड़ा सा हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट ठीक करे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, आऊंगा आपके पास। मैं तब तक बामल साहब से बात कर लेता हूँ। रमेश बामल जी, देखिए, चुनाव कोई भी होता है उसके ऊपर किसी न किसी इशू का असर तो पड़ता है, लेकिन बड़ौदा की मैंने बात आपसे की थी। बड़ौदा चुनाव में किसान अगर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता, जिस तरह से हरियाणा में बात हुई, लाठीचार्ज की, सरकार विरोध करती रही, लेकिन सरकार के भी कुछ लोग कहते रहे कि लाठीचार्ज हुआ, इसकी निंदा हम करते हैं, बाद में बात को किस तरीके से दूसरी तरफ ले जाया गया वो सब जानते हैं, और कांग्रेस इसका विरोध करती रही, उसका असर पड़ा था। हालांकि बीजेपी ने इस बात को नकारा कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं है। लेकिन अगर ये आंदोलन, किसान आंदोलन का मुद्दा इस वक्त नहीं होता, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो मुकाबला इस वक्त बीजेपी के साथ दिखाया जा रहा है वो होता नजर आता आपको? उस टाइम भी शमशेर जी परिस्थितियां चेंज हो गई थी, लोग जुमलेबाजी से तंग आ चुके थे। वो बहुत सी चीजें देख रहे थे कि विकास नाम की चीज नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट किया, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। महामारी में कुछ उसमें बहुत सी चीजें आ गई थी शमशेर जी। और अब का जो इलेक्शन है, बड़ौदा का इलेक्शन से है, आज कांग्रेस का 20% वोट और बढ़ गया है। क्यों? अब व्यापारी तबका है, जो आम आदमी कंज्यूमर कांग्रेस के साथ जड़ चुका है, वो उनको पता लग गया है कि देश बर्बादी की तरफ जा रहा है और इससे भूखमरी बढ़ेगी। लोग जो जरूरत की चीजें हैं वो एक रीजनेबल रेट पे नहीं खरीद पाएंगे। अंबानी और अडानी को जो कृषि का इतना बड़ा क्षेत्र है वो बेच दिया गया है। जो 2 साल पहले जिन्होंने अपने जो गोडाउन बना लिए थे, इससे ये साबित होता है कि ये जो कृषि बिल है वहां से तैयार होके आए थे और उसके बाद इनको फाइनल रूप दिया गया। नहीं तो ऐसी क्या वजह थी कि किसान ये कहते हैं, ये आप मानते हैं ना, ये आप मानते हैं ना, इसका मतलब आप मानते हैं कि किसान आंदोलन को जो मसला है वही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगा। आप मानते हैं विकास को लेकर बातें तो बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, लेकिन हर बार चुनाव में कोई न कोई ऐसा मुद्दा जरूर उठता है जो चुनाव पर असर डालता है। ये आप मान, किसान आंदोलन को बड़ा मुद्दा। सुदेश कटारिया जी, मैं जब आप लोगों से, आपसे भी शायद आ रहा हूं, नंदल साहब कुछ कहना चाहते हैं? छोटा सा कमेंट आपका नंदल जी। हाँ। ये कहना चाहता हूँ कि जब इनेलो सत्ता में थी, उसके बाद कांग्रेस आई, भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने, तब भी किसान आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा। और इनेलो को तो हम जो है किसानों की पार्टी मानते हैं, उसके बावजूद किसान उसके खिलाफ हो गए थे। और अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हो गया। आप देखिए ना, कहा विदेशों में भी आंदोलन हो रहा है किसानों को लेके, कनाडा, इंग्लैंड, आपका ऑस्ट्रेलिया, सब जगह वहाँ के जो यहाँ से जो गए हुए लोग हैं, वहाँ भी वो किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एक चीज और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री में सबसे नीचे थे मनोहर लाल खट्टर जी। और भारतीय जनता पार्टी ने उसके बावजूद भी सबक नहीं लिया, या तो इनको बदले या फिर इनको कहें कि थोड़ा सा जागे नींद से और अपनी चीजों को ठीक करें। ठीक है, मैं सुदेश कटारिया जी आपके पास आऊँगा। काफ़ी वक्त हो गया आपको बैठे हुए, सब लोगों ने जो है अपनी अपनी बात रखी है, और सरकार जिस पार्टी की होती है उसको सबसे ज़्यादा जवाब देने पड़ते हैं, इसलिए सारे सवालों का जवाब आपको देना है, क्योंकि सरकार आपकी पार्टी, गठबंधन आपकी पार्टी, दोनों चुनाव में इस वक्त मैदान में है। तो सबसे बड़ा सवाल ये मैंने पूछा कि किसान आंदोलन का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा चुनाव में। तो ज़्यादातर तीनों मेहमान मेरे साथ हैं, वो चाहे कांग्रेस पार्टी से हो, वरिष्ठ पत्रकार हो या राजनीति के जानकार हो, तीनों का ये कहना है, नंदल साहब का भी कहना है, राणा साहब भी एक बात कहते हैं,
और रमेश बामल जी भी ये बात करते हैं कि चुनाव में किसान इशू बनेगा, लेकिन जब हम चर्चा इसको लेकर बड़ौदा चुनाव में करते थे तो आप लोग कहते थे नहीं, हम कृषि कानून लेकर आए, अच्छे कानून है, लोगों को समझाने के लिए आपने 50-52 पूरे के पूरे गांव में अपने मैदान में सारे धुरंधर उतार दिए, उसका असर नहीं पड़ा। अब इसी तरीके की परिस्थितियां निगम चुनाव में, इस निकाय चुनाव में अलग अलग, चाहे मैं नगर परिषद की बात करूं, नगर निगम की करूं या फिर मैं नगर पालिका की करूं, वहां पर बहुत से गांव लगते हैं और गांव के लोगों को ये मामला प्रभावित कर रहा है। इस बात को क्या स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी या नकार रहे हैं आप इसको पूरी तरह से? देखिए शमशेर जी, मैं शुरुआत तो यहाँ से करूंगा। तो बड़ौदा का चुनाव है, वो बड़ौदा की सीट तो कांग्रेस की सीट थी, वहाँ समीकरण नहीं, आप कहते थे हम जीतेंगे यहाँ से। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, हमारे नहीं वहाँ जीते हैं 2% जीते, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, हम बिल्कुल नहीं आ रहे। नंबर एक बात, अभी राणा साहब ने और अपने आपको नहीं लगता कटारिया साहब की ये ना मानने वाली बातें नुकसान कर देती हैं? आप लोग कोई बात करते थे कि कोई, एक मिनट, मैं पूरा वक्त आपके पास है, पूरा वक्त आपके पास है, पूरा वक्त आपके पास है, लेकिन आप जब कहते हो ना, एक बार तो मंच पर कहते हो कि हम जीतेंगे और किसान आंदोलन मसला है नहीं, लेकिन जब चुनाव में अपेक्षा के अनुकूल जो परिणाम नहीं आते तो फिर कहते हो नहीं हम जीते हैं। तो ये हार जीत समझ नहीं आई। आप लोग कहते थे जेजेपी और बीजेपी दोनों का मिलकर वोट हमें 70,000 प्लस मिलेगा, लेकिन फिर आप तो हार गए ना, 70 तो मिला नहीं, 50 मिला आपको, हार गए आप। हाँ, मैं शमशेर जी वही बता रहा हूँ। हाँ, वही बता रहा हूँ, बड़ौदा के हालात दूसरे थे, आज हालात दूसरे हैं। जो नगर निगम का चुनाव है, विकास और ईमानदारी का चुनाव है। 70 के दशक से आकलन कीजिए, पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री प्रदेश का ऐसा मिला जिन्होंने योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। और ये बात किसानों भी कर रहे हैं, किसानों का मुद्दा उठेगा, वो उठेगा रेवाड़ी में, क्यों उठेगा? जो दक्षिण हरियाणा का किसान 50 साल से बिजली और पानी के लिए प्रताड़ित था और कांग्रेस के कार्यकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना सरकार का भय दिखाकर किस प्रकार से उन्हें पौने दामों में जमीन रखने का काम किया। दक्षिण हरियाणा उसको भूलना नहीं है। मानेसर लैंड घोटाला, धारवेड़ा घोटाला, अभी दक्षिण हरियाणा किसान नहीं भूला है। वोट की चोट से बदला लेगा उस बात का। उल्टा हमारा मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के आने के बाद पहली बार पहली विधानसभा में पहली कलम से अगर कोई काम किया तो आखिरी देर तक पानी पहुंचाने का किया, जो दक्षिण हरियाणा पानी के लिए प्रताड़ित था। लोहारू कैरू मांझर की साहब को याद दिलाता हूँ, नांदर जी को याद दिलाता हूँ, बामन को याद दिलाता हूँ, जो 50 साल से पानी की बूंद तक नहीं गिरी, वहाँ आखिरी देर तक पानी पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। यह चुनाव विकास का है, यह चुनाव ईमानदारी का है। ये चोर लोग हैं, इन्होंने लूट बताई है। जिस प्रकार से इन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का जो धंधा कांग्रेस में बनाया, इसका नतीजा यह हुआ, ये प्रत्यक्ष और देश से साफ हो गई। आप देखिए शमशेर जी, जिस प्रकार से पिछले कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, जिस प्रकार से कांग्रेस टुकड़ा साफ हुआ, और ये तो बात कर रहे हैं किसानों को। कांग्रेस ने तो चुनाव लड़ा ही नहीं, लेकिन वो दक्षिण हरियाणा का पिछला निगम चुनाव कांग्रेस ने लड़ा ही नहीं। रेवाड़ी के चुनाव आप देखना, सुदेश कटारिया जी, पिछला चुनाव कांग्रेस ने कहाँ लड़ा था? देखिए अब हम मानेंगे, सुदेश कटारिया जी अब हम मानेंगे, अगर यहाँ पर मुकाबले में कांग्रेस पार्टी आपके सामने है, देखिए उस वक्त किसने किसको आशीर्वाद दिया, वो तो लोग मुकर जाएंगे, कह देंगे हमारा तो प्रत्याशी मैदान में था ही नहीं, ये बोल देगी कांग्रेस पार्टी। अब हम कांग्रेस से सवाल पूछेंगे, अगर यहाँ से जननायक जनता पार्टी या बीजेपी लीड लेती है और कांग्रेस यहाँ से पीछे बैकफुट पे चली जाती है, तो जवाब लेंगे उनसे कि आप लोग जो बात कर रहे थे किसान आंदोलन की, विकास की बात कर रहे थे, उस विकास के मामले में, इस आंदोलन के मामले में जनता आपके साथ नहीं है। लेकिन अगर इसका उल्टा होगा तो फिर हम आपसे पूछेंगे। नहीं, हम सबसे प्रत्याशी के तौर पर सारे अपने प्रत्याशी, अगर कांग्रेस को ये कॉन्फिडेंस होता, कांग्रेस अच्छी स्थिति में होती, कांग्रेस ने प्रदेश में काम किया होता, कांग्रेस के पक्ष में अगर कोई हवा होती, तो कांग्रेस सारे प्रत्याशी उतारती, कहीं प्रत्याशी उतार दिए, कहीं नहीं उतारे। अब देखना आने वाले समय में 27 तारीख को पता चल जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में लोग मतदान बिल्कुल नहीं करेंगे और लोग किसान आंदोलन के खिलाफ वोट देंगे, लेकिन वो हुड्डा के खिलाफ देंगे, कांग्रेस के खिलाफ देंगे। किसान हमारे पक्ष में है। बड़ौदा में आप देख लीजिए इस प्रकार से किसान आंदोलन उस दिन भी था, लेकिन जितने वोट हमारे परसेंटेज बढ़ा वो किसानों के तो वोट थे, सारे किसान है। और एक बात और शमशेर जी में बता दूं, ये सारा अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया तो भारतीय जनता पार्टी का लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की अच्छी परिस्थिति है। यानी आपको लगता है कि गांव में लोग आपसे खफा हैं, गांव के लोग नाराज हैं आपसे? खफा नहीं है, गांव खफा नहीं, गांव से ज्यादा अर्बन एरिया भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति है। नहीं, इसमें भी कई गांव जुड़ते हैं कटारिया जी, कटारिया साहब, बहुत सारे गांव आते हैं इनमें भी। देखिए अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप देखिए, इससे तो आपको नुकसान हो जाएगा ऐसे बातों से। तो मैं देखिए आपको रोकूंगा, मैं ऐसी बात बोलने से ऐसी बात गलत बोलते हैं बाबू जी, इनको शर्म आनी चाहिए, पब्लिक मंच पे आके इस तरह की बातें करते हैं जो हम कहाँ से आता है शमशेर जी, आप बताइए। और यह चुनाव तो विकास और ईमानदारी का चुनाव है।
चलिए हम देखेंगे किस तरीके का चुनाव है, हम चर्चा इस पर फिर भी करेंगे आज। ठीक है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि विकास के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि किसानों के खिलाफ जिस तरह से सरकार की तरफ से कानून आए हैं उनसे नाराजगी, उसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बामल साहब आपका, ओबरॉय साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नांदल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राणा ओबरॉय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कटारिया साहब का भी धन्यवाद। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जो निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, निकाय चुनाव में 3 तो नगर निगम हरियाणा में है, 1 नगर परिषद है और 3 जो है नगर पालिका है। इन 7 जगहों पर ये निकाय चुनाव हैं। 27 तारीख को वोटिंग होगी और 30 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन जहां ये चुनाव हो रहे हैं, मैं हरियाणा प्रदेश की बात कर रहा हूं, हरियाणा प्रदेश में जो किसानों का मसला है वो इस वक्त बड़ा बना हुआ है, क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटे जो बॉर्डर है हरियाणा के, उन पर किसान आंदोलनरत हैं, वहां पर अपने टेंट गाड़ के बैठे हैं। और जो बड़ौदा का चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसमें भी ये किसानों का मसला हावी रहा था, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब भी कहती है कि हमने पिछले मुकाबले ज्यादा वोट हासिल की, तो हम चुनाव हारे नहीं हैं, हम चुनाव जीते हैं। लेकिन हरियाणा में इस आंदोलन के बीच में ये चुनाव हो रहे हैं, इस बीच चुनाव का होना वो गठबंधन के लिए कितना बेहतर होगा, उसके नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी अब भी खुलकर जो है मैदान में बैटिंग नहीं कर रही है, क्योंकि अब भी उन्होंने सभी सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे हैं। वो 4 जगहों पर अपने प्रत्याशियों के साथ मैदान में बैटिंग कर रही है। 3 निगम है और 1 परिषद है। पालिका में उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे और पार्षद भी उनके चुनाव मैदान में नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का ये आधा अधूरा जो रवैया है वो क्या संकेत कर रहा है? बीजेपी हालांकि कहती है उनको इतना कॉन्फिडेंस होता तो सब जगह अपने प्रत्याशी मैदान में उतारती, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि जो आंदोलन है इस समय फायदा पहुंचेगा। विकास की बात बीजेपी करती है, उसका फायदा बीजेपी करते हुए मिलेगा। लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति के जानकार लोग हैं, वो कहते हैं कि मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच कांटे का रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, पिछले निगम चुनाव में 5 निगम चुनाव जो हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और बड़ी जीत हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी उस वक्त संबल पर चुनाव नहीं लड़ रही थी, इस बार संबल पर है, तो उसका फायदा कुछ कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, ऐसा मानना है राजनीति के जानकार लोगों का। कांग्रेस ऐसा कहती है, लेकिन आधे अधूरे मन से चुनाव भी लड़ रही है, खुलकर अब भी बैटिंग कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। तो कहां पर कांग्रेस को शंका है, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, मैं आपको बता ही रहा हूं कि किसान आंदोलन जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, अगर इसमें जेजेपी या बीजेपी को अपेक्षा के अनुकूल सफलता नहीं मिलती है तो ये मैसेज जाएगा कि हाँ, किसानों की नाराजगी का असर इस चुनाव पर भी पड़ा है। लेकिन यहां से गठबंधन सीटें निकाल ले जाता है तो फिर यह माना जाएगा कि यहां पर किसानों की बहुत ज्यादा नाराजगी है नहीं। ये सब तब पता चलेगा जब नतीजे आ जाएंगे, तब भी हम चर्चा करेंगे, जो परिणाम सामने आएंगे कि क्या किसानों के मसले ने इन चुनावों को प्रभावित किया या नहीं किया। कांग्रेस ने संबल पर चुनाव लड़ा तो कांग्रेस को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, और बीजेपी जेजेपी गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है वो कितनी गंभीरता के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।